तो जैसा मैं बता रहा था कि आज तुम लोग सब पहली बार लाइफ में एंटरप्रेन्योर बने हो और आज तुम्हारे लिए होली का ये जो मेला है ये एंटरप्रेन्योरशिप का दिन है, उद्यमिता का दिन है। और इसलिए मैंने जिन उद्यमियों से प्रेरणा ली है, ऐसे पटना के, बिहार के एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मेहनती और बहुत ही सफल उद्यमी को तुम्हारे बीच बुलाया है, ताकि जो जीवन में जिस तरह से इन्होंने शुरुआत करके, और मैं गलत नहीं हूं अगर मैं कहूं कि जीरो से हीरो की शुरुआत, जीरो से हीरो की यात्रा, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, और यही तुम्हारा भी सपना होना चाहिए। और मैं डायरेक्टर से आग्रह करूंगा कि जाने माने उद्यमी श्री रमेश गुप्ता जी को सिमज कॉलेज की तरफ से एक प्रतीक चिन्ह देकर और पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सो मच। दुशाला देकर उन्हें सम्मानित करें और साथ साथ कृष्ण की एक मूर्ति। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और मैं आग्रह करूंगा कि अब सर श्री राजू सुल्तानिया जी को मूर्ति प्रदान कर और पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। पूरे सिमज परिवार की तरफ से आप दोनों महानुभावों का अभिनंदन, स्वागत, वंदन। थैंक यू सो मच सर। लाभ केवल तुमको नहीं चाहिए, तुमको चाहिए कौन सा लाभ? शुभ लाभ। हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि हमें सिर्फ लाभ नहीं चाहिए, हमें कौन सा लाभ चाहिए? शुभ लाभ। अशुभ लाभ हमें नहीं चाहिए। बिजनेस का जो बेस है, जिस पर टिका है, वो है ईमानदारी। सिर्फ और सिर्फ जॉब की तलाश में ना भटके, अपनी शुरुआत करें। और छोटी शुरुआत करना तब भी संभव था और छोटी शुरुआत करना आज भी संभव है। तो इस काम में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी रखनी पड़ेगी और नौकरी के भरोसे मत रहिए, अपना काम करना सीखिए। पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्टेज पर आ रहे हमारे आज के कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता, मुख्य अतिथि श्री रमेश गुप्ता जी और श्री राजू सुल्तानिया जी, जाने माने उद्योगपति। डायरेक्टर सर पहले ही बता चुके हैं। और इसके साथ मैं स्टेज पर वेलकम करता हूं डॉक्टर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल जी को, डायरेक्टर सिमज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए बच्चों। थैंक यू सो मच एंड आई रिक्वेस्ट रेस्ट ऑफ द डिग्निटीज टू प्लीज फाइंड योर प्लेस प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन। और जैसा कि सिमज की परंपरा रही है, इनोवेशंस फॉलोइंग द ट्रेडिशन, तो उसी परंपरा में हम सिमज में आयोजित इस होली मेला में सभी लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। रंगों का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार, ज़िंदगी सभी रंगों से मिलकर ही बनती है। और ये जो छात्र हैं पूरे बिहार से आए हुए, अलग अलग बगिया के अलग अलग रंग बिरंगे फूल हैं जो एक गुलदस्ते का निर्माण करते हैं। लेकिन हमारी एक सोच भी होती है कि सिमज में होली मेला के माध्यम से हम बच्चों को और भी कुछ सिखा सकें। एक बहुत इनोवेटिव पहल, चाहे वो हम सरस्वती पूजा की बात करें या सिमज होली मेला की बात करें, तो उसी पहल के तहत आज यहाँ आयोजित वन डे एंटरप्रेन्योरशिप, एक दिन के उद्यमिता की जो कहानी आज लिखी जानी है, जो फ्यूचर फाउंडर्स आज जो खड़े होंगे, फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स जो खड़े होंगे, उसकी इबारत आज लिखी जानी है। और क्या अच्छा होगा कि इसके लिए हमारे बीच एंटरप्रेन्योर से ही हम इन कहानियों को सुने। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा, एक बार जोरदार तालियों के साथ दोबारा स्वागत करें जाने माने उद्योगपति श्री रमेश गुप्ता जी का जो स्टेज पर हैं, और श्री राजू सुल्तानिया जी का। तो गेस्ट के फॉर्मली स्वागत करने के लिए मैं डायरेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे अपने स्वागत भाषण से उपस्थित अतिथियों का स्वागत करें। आज का दिन तुम सब स्टूडेंट्स के लाइफ में हमेशा याद रखना होगा
क्योंकि आज तुम लोग सब स्टूडेंट से तुम लोग आज साहसी बने हो। क्या बने हो? साहसी। साहसी उसको कहते हैं जो साहस करता है, हिम्मत करता है और क्या करता है? रिस्क लेता है। क्या कर लेता है? रिस्क। तो आज तुम लोग रिस्क लेने के लिए आगे आए हो। अपना कोई एक छोटा बिजनेस कर रहे हो, एक दिन का बिजनेस कर रहे हो, लेकिन इस एक दिन के बिजनेस के लिए तुमने वो सब कुछ किया होगा। मैं यहां पर हमारे अतिथियों का ध्यान लेना चाहता हूं। इस एक दिन के बिजनेस के लिए तुमने वो क्या नहीं किया जो किसी फुल फ्लेज बिजनेस में किया जाता है। अगर किसी को कोई कारोबार स्थापित करना है, कोई स्टार्टअप शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है, कोई इंडस्ट्री शुरू करनी है, तो क्या क्या ऐसा करना होगा? उसमें से ऐसा क्या है जो तुमने नहीं किया? क्या तुमने अपने बिजनेस का नाम सोचा? क्या तुमने अपने लिए पार्टनर खोजे? क्या तुमने फंडिंग का अरेंजमेंट किया? इनके लिए मैंने नियम बना दिया था कि एक स्टूडेंट मात्र 200 रुपया इन्वेस्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। प्रोजेक्ट बनाओ, कितना लागत आएगा, कितना इन्वेस्टमेंट अलाउड था? 200। और इनको अगर 4000 का इन्वेस्टमेंट करना है तो इनको मैक्सिमम 20 पार्टनर कलेक्ट करने पड़े, और कई लोगों के स्टॉल में 20-20 पार्टनर हैं। तो हमारे बीच जो एंटरप्रेन्योर हैं, इन्होंने भी अपने जीवन में शुरुआत कभी पार्टनरशिप से करी थी, आज भी पार्टनरशिप को बहुत सफलतापूर्वक चला रहे हैं। लेकिन तुम लोग को एक दिन के बिजनेस में अनुभव हो गया होगा कि सबसे बड़ा झमेला था पार्टनरशिप को। हाँ, कई बच्चों का मैसेज आया कि मेरी पार्टनर भाग गई है, हाँ, मेरा जो खाना कौन बनाएगा, जो बनाना था वो गुस्सा हो गई है, झगड़ा हो गया है। तो व्यापार में आपको कोऑर्डिनेशन करना होता है। पार्टनरशिप में रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन, कौन मार्केटिंग करेगा, कौन सेल्स करेगा, कौन एडवर्टाइजिंग करेगा, ये सारा कुछ जिम्मेवारी का आपको बांटना करना पड़ता है। तुम लोगों ने प्रोजेक्ट दिया, कॉस्टिंग किया, इनका हालत खराब हो गया पर प्लेट का कॉस्ट निकालने में, क्योंकि ये सही सही कॉस्ट निकाल नहीं पा रहे थे कि इनका प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होगा। कोई एक बच्चा लाया, उसमें गैस का कॉस्ट नहीं जुड़ा हुआ था। हम बोले गैस नहीं लगेगा, बोला सर गैस घर से लेकर के आएंगे, मम्मी देगी। तो बोली मम्मी देगी तो उसमें भी तो पैसा लगेगा। तो फिर हम बोले तुम जो सामान लाओगे उसका भाड़ा लगेगा, रिक्शा का भाड़ा लगेगा, वो तुम नहीं जोड़ रहे हो। तो तुमको कॉस्टिंग निकालने के लिए तुमको प्रॉपर कॉस्टिंग सीखना, और वो एक कॉस्ट अकाउंटिंग का अपने आप में कोर्स होता है। और फिर इन लोग को निकालना पड़ा ब्रेक इवन पॉइंट, कि किस पॉइंट पे आकर के हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा। सबके प्रोजेक्ट में ब्रेक इवन निकला था तुम लोग सबके प्रोजेक्ट में? हाँ, तो इन्होंने समझा कि यहाँ इतना प्लेट मेरा बिक जाएगा तब मेरा ब्रेक इवन हो जाएगा। और इस तरीके से तुम लोगों ने, अभी तुम्हारे स्टॉल पर हम लोग आएंगे गेस्ट को लेकर के, और तब तुमको अपना वो प्रोजेक्ट भी दिखाना होगा जो तुमने प्रोजेक्ट बनाया और जिसके आधार पर तुमको स्टॉल दिया गया। और जब बात एंटरप्रेन्योरशिप की थी तो मैंने कहा कि हर बार सिमेज के किसी कार्यक्रम में कोई मंत्री जी आते हैं, कोई आईएएस अधिकारी आते हैं, और मैं अभी पीछे एक हेल्थ सोसाइटी के कार्यक्रम का कार्ड देख रहा था। उस कार्ड में हमारे दूसरे गेस्ट श्री राजकुमार सुल्तानिया जी का नाम था, और उनके नाम के नीचे में लिखा हुआ था प्रसिद्ध समाज सेवी। प्रसिद्ध समाज सेवी क्योंकि ये पटना सिटी, कोई पटना सिटी से है? एनीबडी फ्रॉम पटना सिटी? एक लड़का है, एक और है। तो पटना सिटी में इनका बहुत सारा योगदान विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से और विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से हमेशा रहता है, समाज में कुछ सेवा का कार्य। लेकिन मेरा यहाँ पर कहना यह है, जो व्यक्ति अपने उद्यम के माध्यम से, अपने इंडस्ट्री के माध्यम से, अपने प्रकल्प, अपने एंटरप्राइज के माध्यम से लोगों को रोजगार दे रहा है, सरकार को टैक्स दे रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तुम लोग जीडीपी पढ़ते हो, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब वो प्रोडक्ट जो है वो कहां से आता है? वो प्रोडक्ट कामधेनु स्टील में जब बनता है तब देश का जीडीपी बढ़ता है। जब अंकित वॉशिंग पाउडर में वॉशिंग पाउडर बनता है तो देश का जीडीपी बढ़ता है। जब आज तुम लोग यहाँ पर स्टॉल लगाओगे और कुछ ना कुछ सेल करोगे, थोड़ा सा देश का जीडीपी आज तुम लोग क्या करोगे? बढ़ा दोगे, थोड़ा सा बढ़ाओगे। लेकिन
एक एक चींटी एक एक दाना इकट्ठा करती है तो उसको खराब मौसम में भी तकलीफ नहीं होती है। मैं चाइना गया और मैंने वहां पर एक चीज देखी और आज मुझे वो याद इसलिए आ रहा है, सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में सिमेज में जो बढ़ करके आई हैं वो महिलाएं, बच्चियां आई हैं, लड़कियां आई हैं। एक बार लड़कियों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, लड़कियां बिजनेस में आए। और मैं अक्सर ये बात मैं जिस समाज से आता हूं, राजस्थान से पलायन करके 800-1200 साल पहले बिहार में आए थे तो प्योर बिहारी बन गए। हमसे बड़का बिहारी कोई ना, कहे कि 1200 साल से हम बिहार में हैं। लेकिन हमारे समाज में एक प्रोत्साहन दिया गया कि बेटा अपना रोजगार करो, नौकरी के भरोसे मत रहो, कोई तुमको रोजगार देगा, कोई तुमको तनख्वाह देगा, इसके भरोसे मत रहो। दरवाजे दरवाजे बायोडाटा लेके घूमने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दरवाजे लोग बायोडाटा लेकर के आए, तुम्हारे दरवाजे लोग नौकरी मांगने के लिए आए, इतने सक्षम बन जाओ। ये प्रोत्साहन दिया गया। मुझे लगता है कि ये प्रोत्साहन तुम लोग को भी मिलना चाहिए। तुम्हारे दरवाजे लोग लाइन लगा करके नौकरी मांगने आए और तुम सबको नौकरी दे सको, समझ रहे हो। तो हमारे यहाँ पर आज इस होली मेला में मुझे लगता है ऐसा शायद ही कोई स्टॉल होगा जिस स्टॉल में लड़कियां नहीं है। इनफैक्ट मेन कोऑर्डिनेटर लड़कियां हैं, मेन धुरी जो है वो लड़कियां हैं। तो तुम लोग व्यापार में अच्छा कर सकती हो। और चाइना में मैंने देखा हस्बैंड जो है वो सैलरी ले रहा है और ओनर जो है वो महिला है। मोटा मोटी यही मामला यहाँ पर भी है। इसमें कोई तुम्हारे अंदर क्षमता है और उस क्षमता का आज अगर देश की जीडीपी को बढ़ाना है, लड़कियां रोजगार मतलब उद्यम में आए, स्वरोजगार में आए, कैसे जीडीपी बढ़ेगा। देखो 50% आबादी क्या कर रही है, योगदान उसका भी है जीडीपी में। घर में जो काम कर रही है वो भी जीडीपी में योगदान है, लेकिन क्षमता उसमें है। बिरला फैमिली है, बिरला फैमिली में लड़के व्यापार करते थे, लेकिन के बिरला जो थे उन्होंने, उनकी बेटियां थी, लड़के नहीं थे। तो शोभना भरतिया वो हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप की मालकिन है, हिंदुस्तान अखबार आपके घर में आता है ना, उसकी चेयरपर्सन जो है शोभना भरतिया है। तो ऐसे ऐसे बहुत सी हमारी बेटियां हैं जो कारोबार में, व्यापार में, उद्यम में, स्टार्टअप में बहुत अच्छा कर सकती है। आज तुम लोग सबका हिम्मत बढ़ जाना चाहिए। कल को कभी स्टार्टअप का मौका आए तो बेटी पीछे मत हटना। और मैंने इन गेस्ट को जो बुलाया, इसलिए बुलाया, इनकी कहानी से तुमको प्रेरणा मिलेगी। ये तो बताएंगे, लेकिन मैं तुमको बताऊं, मुझे जो थोड़ा पता है, शायद हिसार में या हरियाणा में कहीं पर, हाँ यहाँ पर अरवल, हाँ वहाँ पर एक छोटी सी किराने की दुकान, जिस दुकान से परिवार ने अपने कारोबार की शुरुआत करी। जहाँ तुम लोग जाते हो ना, बिस्किट ले लीजिए, कुछ साबुन दे दीजिए, तो उस तरह का एक छोटा दुकान शुरू किया गया। उस छोटे दुकान से निकलकर कारोबार को बढ़ाने के लिए रमेश चंद्र गुप्ता जी पटना आए और यहाँ आकर के तुम लोग जो दीवार में कील लगाते हो ना, कांटी ठोकते हो दीवार में, उस कांटी को बनाने का छोटा सा कारखाना, और जिस कारखाने में जो वर्कर काम करते थे उस वर्कर के साथ कभी कभी खुद भी मेहनत, मतलब ऐसा कोई काम नहीं था कारखाने में जो इन्होंने नहीं किया। और आज मतलब अपने जब ये जवान थे, साइकिल से अपने प्रोडक्ट को लेकर के बेच आना, दुकानदारों को दे आना, समझ रहे हो बात को। माने कि एंटरप्रेन्योरशिप का पहला लेसन सीख लो जो तुम लोग एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आए हो। कोई काम छोटा नहीं होता है। जो एंटरप्रेन्योर बनना है तो ये लेसन पहले सीखना होगा और तुमको बड़ा से बड़ा मुकाम मिलेगा। अभी मेरी बात हो रही थी 1500-1500 लोग, आप समझ रहे हैं, 1500 लोग यहाँ बैठ नहीं पाएंगे। एक 1500 लोगों को सीधा डायरेक्ट सैलरी दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं हर मर्द। रमेश चंद्र गुप्ता जी, ये अपने आप में छोटी बात है कि बड़ी बात है। राजकुमार सुल्तानिया जी से मैंने पूछा, मंथली हर माह 1 करोड़ रुपया सिर्फ सैलरी दे रहे हैं। तो ये 1 करोड़ रुपया जो सैलरी का बिहार में लोगों के घर में जा रहा है, अगर इनका कारखाना सब ये ना लगाते तो नहीं जा पाता। वो लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती और उस तनख्वाह से फिर और चक्का घूमता है इकोनॉमी का। लोग अपने बच्चों की स्कूल की फीस देते हैं, धोबी को देते हैं, इधर देते हैं, राशन वाले को देते हैं, इकोनॉमी का साइकिल चलता है। बिहार ट्रेडिंग स्टेट था
और बिहार को मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बनाने में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स ने प्रॉब्लम आया होगा। तुम लोग को प्रॉब्लम आया कि नहीं आया? एक दिन के बिजनेस में आया कि नहीं आया? कुछ बच्चे बोले कि सर दोबारा अब नहीं करेंगे, इतना प्रॉब्लम आया। अरे तुम सोचो इनको कितना प्रॉब्लम आया होगा, और उतना प्रॉब्लम आने पे ये रुके नहीं। तो तुमको ये तैयार रहना होगा कि अगर मजबूत बनना है तो फाउंडर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। एंटरप्रेन्योर मजबूत होता है। और जो मैंने बात कही कि इनके नाम के साथ लिखा गया समाज सेवी, मैं कहता हूं कि इनके नाम के साथ समाज सेवी बिल्कुल लिखिए, लेकिन उद्यमी लिखिए, एंटरप्रेन्योर लिखिए। हमारे समाज में, हमारे बिहार में एंटरप्रेन्योर को सम्मान मिलना चाहिए। सबसे बड़ा दर्जा एंटरप्रेन्योर का होना चाहिए। तुम लोग एंटरप्रेन्योर बनो। तुमको आईएएस बनने का शौक है, क्योंकि कहते हैं आईएएस हमारे बीच हैं, हमारे बीच सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे बीच कोई अगर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं तो कहते हैं समाज सेवी हैं, जबकि उनको भी इंडस्ट्रियलिस्ट कहना, ये अमेरिका में आप जाएंगे वहाँ सबसे बड़ा दर्जा जो होता है वो एंटरप्रेन्योर का होता है, उद्यमी का होता है, टैक्स पेयर का होता है। मैं पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये 1 करोड़ रुपए का सैलरी दे रहे हैं तो मुझे पक्का यकीन है उससे ज़्यादा का जीएसटी और उससे ज़्यादा का एक्साइज वगैरह ये जो है भुगतान कर रहे होंगे। तो वो पैसा देश के विकास में लग रहा है और उसमें बिहार को उसका स्टेट जीएसटी का हिस्सा मिल रहा है। तो ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ के युवक, हमारे नौजवान सिर्फ और सिर्फ जॉब की तलाश में ना भटके, अपनी शुरुआत करें। और छोटी शुरुआत करना तब भी संभव था और छोटी शुरुआत करना आज भी संभव है। समझ लो बात को। ये इतना बड़ा सिमेज एंटरप्राइज आज स्थापित हुआ और ये ट्रस्ट है जहाँ पर मैं तनख्वाह लेता हूँ, लेकिन जो मेरी शुरुआत हुई थी मैंने पापा से 250 रुपया लिया था। उसके बाद मैंने कभी कोई पैसा पापा से मांगा नहीं। तो वो 250 रुपये के कैपिटल से मैंने शुरू किया था। तुमको हो सकता है आज 2500 लगे, आज 25,000 लगे, लेकिन छोटी शुरुआत आज भी और आज ज़्यादा संभव है। एक दौर था जब कैपिटल स्केर्सिटी थी, आज दौर है, आज काम करने वालों के पीछे फंड दौड़ता है, स्टार्टअप वालों के पीछे कैपिटल दौड़ता है, वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर, स्टार्टअप कैपिटल, इतना तरह का फंड आ रहा है। बीआईए से जुड़े हुए रमेश चंद्र गुप्ता जी, और वहाँ पर इन्होंने स्टार्टअप हब बनाया है। यहाँ इस बिल्डिंग में हम स्टार्टअप पार्क, और बिहार के सबसे बड़े स्टार्टअप पार्क, जहाँ पर 2400 सिस्टम कंप्यूटर का वर्क स्टेशन रहेगा, और सिर्फ आईटी का स्टार्टअप, जिन स्टार्टअप्स में आईटी सेक्टर में ब्लॉकचेन पर काम करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करो, डिजिटल मार्केटिंग पे काम करो, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम करो, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम करो, रोबोटिक्स पे काम करो, और तुम लोग वो सब पढ़ रहे हो। और ऐसे स्टार्टअप वाले लोगों को मैं यहाँ पर लाऊंगा। बिहार में आईटी की क्रांति आए, इसका मैं प्रावधान करूंगा, और उनको मैं इसलिए यहाँ लाऊंगा और उनको मैं जगह दूंगा, बिल्कुल कम कॉस्ट में दूंगा। क्योंकि तुमको जब वो कंपनियां आएंगी तो तुमको उनसे सीखने को मिलेगा, उनके लिए काम करने का तुमको अवसर मिलेगा। वो कंपनियां आएंगी, मुझे उनसे किराया नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि यहाँ आइए, हमारी जगह का, हमारी फैसिलिटी का प्रयोग करिए, और हमारे ह्यूमन रिसोर्स का, हमारे मैन पावर का, मेधा शक्ति का, बिहार के टैलेंट का उपयोग करिए। और आप बिहार भी आईटी में काम करेगा, डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनेगा। तो ये जगह, ये जो सिमेज सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी है, सिमेज सेंटर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, मैं समझता हूँ मेरा ये मिशन कि इसको बिहार में डिजिटल क्रांति के लिए एक मुख्य, जो कहते हैं ना, ये सूत्रधार बनेगा, ये मुख्य बिंदु बनेगा, केंद्र बिंदु बनेगा। मैं इस संकल्प को आज तुम सबके बीच में दोहराता हूँ, और आज सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। हमारे बहुत से ऐसे एलुमनाई हैं, तुम्हारे सीनियर हैं, जो आज बड़े बड़े स्टार्टअप चला रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट धीरेन्द्र 5 करोड़ रुपए का आईटीआर फाइल किया, 5 करोड़ का। और वो बच्चा सीवर से आता था, बोलता था कि 5 रुपए का भाड़ा बच जाएगा। ये जितेंद्र सर हैं, कहाँ गए, उनके साथ वो चला जाता था स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर, कि भाड़ा बच जाएगा। और वो सुबह से लेकर के रात तक लैब में रहता था। उसका लैब तो 1 घंटे का होता था, रुका रहता था। आज उसकी कंपनी साइबर सिक्योरिटी की एक इंडिया की बड़ी कंपनी में आती है, धीरेन्द्र की। तो धीरेन्द्र आया था, उसने होली मेला में भी स्टॉल लगाया था। साकेत चित्रम माइक्रोसॉफ्ट
गूगल, महिंद्रा, बड़े बड़ी कंपनियां उसकी क्लाइंट है। और साकेत ने अपने लाइफ का पहला बिजनेस कहां पे किया था? सिमेज होली मेला में। तो कहानियां तो बहुत सारी बन गई। अब तुम लोग कहानी कहां कहां ले जाओगे, कहां कहां बनाओगे? कौन सी लड़की अपना स्टार्टअप शुरू करेगी? मामा अर्थ बनाएगी कि वो क्या है, विनीता, हाँ शार्क टैंक में आती है ना, हाँ? नमिता और विनीता, हाँ? तो सब बनोगी, तुम ही लोग बनोगी। एक बार फिर से जोरदार तालियां बेटियों के लिए। हमें आँख खोलने का मौका देती है कि वन कैन डू वाई कांट आई। तो यहाँ जो बच्चे बैठे हैं वो जॉब सीकर नहीं बनेंगे बल्कि जॉब प्रोवाइडर बनेंगे, जैसे सिमेज के बाकी बच्चे बने हैं। तो ये इनसे एक लाइव एग्जाम्पल लेने का वक्त है जब हम इनसे चीज़ों को सीखें, समझें और आगे बढ़ें। और मुझे लग रहा है कि इनको फ्यूचर एंटरप्रेन्योर हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्री बुकिंग करके बैठे हुए हैं। ये सुनो, तो बिजनेस इससे पहले कि आपकी दुकान का उद्घाटन हो, आप वो बिजनेसमैन हैं जिनका ऑलरेडी बिजनेस बोहनी हो चुकी है, काउंटर पर अब काम होगा। आज होली के शुभ अवसर पर आप सभी सिमेज के बच्चे और बच्चियां को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नीरज ने बुलाया, मेरे बेटे का दोस्त है नीरज, इसलिए मैं नीरज जी बोलता हूं। इसको बुलाया, उसके लिए बहुत 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 इसको धन्यवाद। राजू सुल्तानिया जी एवं सभी यहाँ के स्टाफ और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। देखिए, लाइफ में और एंटरप्रेन्योर्स मेरा जुड़ा हुआ है, हम दोनों एक साथ लेके चलेंगे। मेरा जन्म 58 में राजस्थान में एक छोटे से गांव में हुआ था। पंचायत है, उसकी संख्या होगी 2000-3000 पॉपुलेशन की संख्या होगी। हमारे गांव में स्कूल मैट्रिक तक ही था। पिताजी के पास एक छोटी सी राशन की दुकान थी और हम लोग 5 भाई थे। पांचों भाइयों को पिताजी ने छोटी सी राशन की दुकान पे काम करते हुए पढ़ाया। और एंटरप्रेन्योर्स कहाँ से शुरू होता है? एक तो दुकान से शुरू हो गया, दूसरा कहाँ शुरू होता है? हमारे गांव में अभी भी आप लोग जानते होंगे, गांव में मेले बहुत लगते हैं। कभी किसी का मेला, कभी किसी का मेला, गांव में मेले बहुत लगते हैं। तो हम लोग मेले में जाते थे दुकान लेके। और क्या दुकान थी वहाँ पर? टॉफी बेचना और लॉटरी बिकती थी उस समय। वहाँ पर 1 पैसा 2 पैसा में लॉटरी में निकलता था। कभी घिरनी निकल रही है, कभी टॉफी निकल रही है, कभी किसी कोई खिलौना निकल रहा है, ये लॉटरी बिकती। तो हम लोग उसको एंटरप्रेन्योर्स लेकर और वो काम हम लोग करते थे। और काम करने के बाद मन में एक तमन्ना थी कुछ करें। तो 10वीं मैट्रिक पास करने के बाद हमारे मामा जी होते थे, मामा जी का मतलब आप लोग समझते होंगे, मामा जी पटना रहते थे और पटना सिटी में रहते थे। मैं भी सिटी में रहा हूँ। मैं 1973 में सिर्फ 15 साल की उम्र में मैं पटना आ गया मैट्रिक पास करके। और यहाँ 2 से 3 साल मामा जी के फ्री सर्विस किया फॉर ट्रेनिंग। सिर्फ खाना खाते थे घर पर और दिन भर दुकान पे काम करना, ट्रेनिंग लेना। मकसद एक ही था कि किसी तरह काम सीख के अपना काम करना है। उसके लिए जितना भी मेरे को अपना त्याग करना था, चाहे वो रहने का हो, चाहे कपड़ा पहनने का हो, चाहे काम करने का हो, चाहे घर दुकान में झाड़ू मारनी हो, चाहे बोरा पैक करना हो, कुछ भी काम करना था। काम होता है, छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता है, सब काम बड़े होते हैं। तो हम लोगों ने 3 साल तक ट्रेनिंग ली और 3 साल के बाद फिर मामा जी ने कहा कि नहीं चलो रमेश, तुमको कुछ खर्चा भी हम देते हैं। तो आपको लोग बिलीव नहीं होगा, 77 में 500 रुपये महीना हम लोगों को सैलरी मिलती थी। और मेरी दादी थी ग्रैंड मदर, उनके चाहने से, मतलब मेरे नहीं चाहने से, उनके चाहने से 79 में मेरी शादी हो गई। और 79 का शादी का मतलब समझ रहे हैं? नहीं, 77 में शादी हो गई। और 77 में मेरी 19 साल उम्र थी, शादी हो गई। 79 में एक बड़ा बेटा हो गया, फिर 80 में बेटी आई है सोनिया, ये बेटी हो गई, फिर 82 में एक बेटा हो गया। मतलब इतना जल्दी जल्दी सब काम हुआ। और आप लोग विश्वास करेंगे, 80 में मैंने जब स्टार्टअप की बात आई कि मेरे कुछ करना है, तो 80 में मैंने मामा जी से कहा कि मामा जी मैं कुछ अपना काम करूंगा।
तो बोले ठीक है भाई, पैसा कहाँ से लाओगे? पैसा तो नहीं है मामा जी। तो कोई बात नहीं है। तो मैं गांव गया, फिर वापस पटना से पिताजी के पास कहा। पिताजी ने 11,000 रुपया 80 में मेरे को अपने दोस्त से लोन लेके दिया। हमारे पास पैसा नहीं था बिल्कुल भी। उसी 11,000 से मैंने पटना सिटी में घग्गा गली में, पटना सिटी के बच्चे होंगे तो जानते होंगे घग्गा गली, वहीं मैं किराए के मकान में रहता था और वहीं पर एक किराए की जगह ली और मैंने एक शुरुआत की एक छोटे से काम से। और फर्स्ट ईयर में मेरा टर्नओवर था ओनली 2 लाख का, और 2 लाख में मैंने 11,000 रुपये लगाया था। 11,000 रुपये की इनकम हुई पूरे साल भर में, यानी 1,000 रुपये महीना भी नहीं हुआ था। तो ये हुआ एंटरप्रेन्योर्स। उसके बाद उस काम को बढ़ाते बढ़ाते मैंने 2 साल के बाद एक मोटरसाइकिल खरीदी। मोटरसाइकिल से पूरे बिहार का भ्रमण किया मार्केटिंग के लिए। कोई मार्केटिंग का बंदा मेरे पास नहीं था, खुद ही मार्केटिंग करनी थी और खुद ही मेरे को काम करना था। फैक्ट्री में सिर्फ 3-4 लोग काम करते थे। 3-4 लोगों के साथ सुबह में मेरी ड्यूटी रहती थी, सुबह 4 घंटा डेली खुद काम फैक्ट्री में करना। मैं आज आपके सामने खड़ा होकर मैं लेथ मशीन भी चला सकता हूँ, ड्रिल मशीन भी चला सकता हूँ। जो काम कहेंगे वर्कशॉप में मैं खड़ा हो करने को तैयार हूँ। और वही कारण है कि आज ये काम करते करते हम यहाँ पहुँचे हैं। और ये पहुँचने के लिए आज जैसा नीरज ने बताया कि आज मेरे पास पटना में 6 फैक्ट्रियाँ हैं और 6 फैक्ट्री में 1500 लेबर काम करती है। और रहा जीएसटी, इनकम टैक्स, वो तो डाटा इतना बड़ा है कि आप लोग भी सोचेंगे कि भाई कैसे डाटा आ गया इतना। मैं जीएसटी देता हूँ महीने का 5 करोड़ रुपया और इनकम टैक्स देता हूँ महीने के 4 करोड़ रुपए। महीने का 4 करोड़, 50 करोड़ रुपया साल का इनकम टैक्स मेरी 6 फर्म से और इंडिविजुअल फाइल से जाती है। और ये काम अब इसमें एंटरप्रेन्योरशिप आया कि साहब हमने कैसे काम किया और कैसे गरीबी रेखा से ऊपर आए, दोनों चीज़ इसमें आ गई। लेकिन काम करते करते पोजीशन ये पहुंच गई है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो इस पैसा जो आया ईश्वर ने दिया, कमा कर दिया, मेहनत कर दिया, उसका सदुपयोग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं खाली पैसा लगाया तो ब्रांडेड सामान खरीद लो, ब्रांडेड होटल में चले जाओ, घूम लो और ऐश करो, ऐसा नहीं है। हम समाज के साथ में हैं और समाज में गरीब लोग भी हैं, पैसे वाले भी हैं, लेकिन समाज के साथ में रहना चाहिए। तो मैंने समाज का भी काम किया। मेरे गांव में बच्चियों की कोई स्कूल नहीं थी। एक सरकारी स्कूल थी, उसमें बच्चियां लोग, गांव के जो गार्जियंस होते हैं वो लड़कियों को, जहां लड़के लोग पढ़ते हैं वहाँ नहीं भेजते हैं पढ़ाने के लिए, तो लड़कियां बिना पढ़ी लिखी रह जाती थी। तो उस पोजीशन में जब मेरे पास भगवान ने कुछ दिया तो मैंने सोचा कि बच्चियों के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपने गांव में 5 रूम बनाकर और एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, प्राइमरी। और वो स्कूल आज 10+2 और 350 बच्चियां उसमें पढ़ रही हैं। और उस स्कूल को हम लोगों ने क्या किया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना है, सारे बच्चियों को हम लोग साल में कुछ न कुछ देते रहते हैं। लेकिन स्टाफ हमने गवर्नमेंट से मिले और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि नहीं साहब, स्कूल को आप अडॉप्ट कीजिए और स्कूल का स्टाफ दीजिए और इसको चलाइए। तब स्कूल ने कहा कि आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ मेरे माताजी पिताजी के नाम से स्कूल चले और इसका सारा खर्चा मैं दूंगा, सिर्फ स्टाफ आप दोगे। और आज हमारे गांव में वो 350 बच्चियाँ गांव में पढ़ रही हैं। तो ये हुआ सामाजिक काम। गरीब बच्चों का साथ हेल्प करना ये एक सामाजिक काम है, वो हम लोगों ने किया। और दूसरा एक बात आ रहा है कि सब नौकरी, क्यों आजकल हर बच्चा चाहता है कि सरकारी नौकरी मिले और सरकारी नौकरी में काम मिले, लेकिन ऐसा नहीं, आप लोगों को नहीं सोचना है, क्योंकि आने वाले समय में आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी, ये आप लोग जान लीजिए। जो एआई का नाम आप लोगों ने सुना है, एआई आ रहा है, तो एआई के बारे में पढ़ेंगे तो आप सुन लीजिए। एआई का ये टारगेट है कि आने वाले समय में सब काम एआई करेगा। इसलिए आपको काम करने वाला बनना है, आपको अपना अपना बिजनेस शुरू करना है, चाहे कहीं से शुरू कीजिए, छोटे से शुरू कीजिए।
हमने बिहार में जब मैं बिजनेस करता था, मार्केटिंग करता था, मोटरसाइकिल के पीछे झोले में सामान पैक करके और जाते थे, गांव-गांव में बेच के आते थे। तब जाके हम लोगों का ब्रांड बना, हम लोगों का मार्केट बना, हम लोगों का फैक्ट्री चली। तो इस काम में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी रखनी पड़ेगी और नौकरी के भरोसे मत रहिए, अपना काम करना सीखिए। आई बात एक पार्टनर की कि साहब पार्टनरशिप होना चाहिए कि नहीं। आप 20-20 पार्टनर लेके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कोई पार्टनर भाग गया है, कोई चला गया है, कोई पैसा नहीं लगा रहा है, कोई क्या करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप में एक समझौता होता है कि हम लोग 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं। जैसे सब मैंने अपना किया, मेरे पास पैसा नहीं था तो हम लोगों ने एक सीए पार्टनर को खोजा, वो अकाउंट भी जानता था, पैसा भी लगाना जानता था। फिर मैंने एक लैंडलॉर्ड को पार्टनर खोजा जिसके पास लैंड थी, क्यों फैक्ट्री चलाने के लिए लैंड भी चाहिए। तो हम लोगों ने 3 आदमी 4 आदमी ग्रुप करके हमने पार्टनरशिप बनाई और पार्टनरशिप बना के हम लोगों ने काम शुरू किया। लेकिन पार्टनरशिप निभेगी कैसे, ये भी सीखना पड़ेगा। ये भी एक चैप्टर है, पार्टनरशिप को निभाना। पार्टनरशिप निभाने के लिए आपको बहुत बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर पार्टनर कुछ 2 बात बोल दे आपको, अगर फर्म की भलाई होती है, बात बोलते आपको सुनना पड़ेगा। तो पेशेंस रखना पड़ेगा पार्टनरशिप में। अकाउंट्स में पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। अकाउंट्स में कोई घोल मेल नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। 1 पैसा खर्च है तो उसमें लिखिए, 1 पैसा इनकम है तो उसको लिखिए। तो हमेशा आपकी पार्टनरशिप में कभी कोई खराबी नहीं आएगी, हमेशा ही पार्टनरशिप बढ़िया। मैं पटना में जो काम कर रहा हूँ, मेरे पास अभी 33 ईयर से पार्टनर हैं और एक ही पार्टनर है 33 ईयर से। आज तक कोई नई पार्टनर भागा है ना, बदली हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और पार्टनर के साथ रहते रहते हमने एक छोटे से काम से लेकर और आज तक हमने 6 फैक्ट्री कर रखी है। तो कोई भी बिजनेस करो, नौकरी पे आप तलाशना मत करो कि नौकरी मेरे को करनी है। स्टार्टअप करो, नए से नए इजाद करो। आज ही मैं एक पेपर में पढ़ रहा था कि एक स्टूडेंट ने स्टार्टअप किया है नया, कि जो सैनिटाइजर हम लोग यूज़ करते हैं, उस सैनिटाइजर में क्या है, कुछ नहीं, केमिकल हैं, और लगाएंगे और आधा घंटे बाद वो हाथ से उड़ जाएगा और वो फिर सैनिटाइज बेकार हो जाएगा। लेकिन उसने एक ईजाद किया स्टार्टअप, उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, उसको सब परमिशन गवर्नमेंट से मिल गई है। उसने एक ऐसा पार्टिकल बनाया है, उसमें सिल्वर डाला है और उसका सिल्वर डाला हुआ सैनिटाइज, और सस्ता भी है, 80-90 रुपये लीटर। और वो सैनिटाइज करने के बाद 48 घंटे तक वो चीज़ सैनिटाइज रहेगी। ऐसा नहीं वो सैनिटाइज खराब हो जाएगा। तो इस ढंग के स्टार्टअप आप लोगों को करने पड़ेंगे। आप छोटे से छोटा काम कीजिए, वही बड़ा बनेगा। लेकिन अपना पेशेंस, अपनी ईमानदारी, अपनी ट्रांसपेरेंसी, अपना व्यवहार। आपके पास कोई कस्टमर है, उसको आप इतना मीठा बोलिए कि वो कस्टमर अपने आप आपके पास दौड़ता हुआ चला आएगा। अगर उसको थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, टाइट बोलेंगे या हड़का देंगे तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। इसलिए सारा चीज़ समझते हुए आप लोगों को काम करना है। जर्नी बहुत बड़ी है, आप लोग बच्चे हैं, अभी बहुत कुछ करना है। तो मैं तो ये इतना कहूँगा कि आपके भविष्य के लिए आप इसको एक और बात आ रही है सामने कि जैसे किसी सदगुरु जी महाराज का कहना है कि 2050 में शायद ये आपके मट्टी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी साहब मट्टी? इसलिए नहीं रहेगी, मट्टी में फर्टिलाइजर बहुत यूज हो रहा है, तो मट्टी खराब हो जाएगी। तो हम लोगों को पोल्यूशन को भी देखना है और आपको जैविक खेती को भी देखना है, पढ़ाई को भी देखना है, स्टार्टअप भी देखना है। इस सारी यात्राओं को आपको पूरा करते हुए आगे बढ़ना है। इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, होली की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। कितना सुंदर ये उदाहरण है कि जो इन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल खरीदने के लिए इनको लगा 2 साल, और हमारे यहाँ पढ़ने वाला लड़का सोचता है कि डिग्री मिलेगा, बाबूजी कहीं दहेज तय करवाएंगे, मोटरसाइकिल मांग लेंगे। हाँ,
अरे वो दहेज वाला मोटरसाइकिल का तुमको कोई खुशी जीवन में नहीं मिल पाएगा। और तुम अपने इंटरप्राइज से, अपने बिजनेस से जो तुम खरीदोगे, और फिर उस मोटरसाइकिल में क्या किए, अंकल बताए कि झोला में सामान भर करके और पूरा बिहार का क्या किए, यात्रा किए, पूरे बिहार में घूमे। तो इनको समझ में आया कि हमारे बिहार के लोगों की आवश्यकता क्या है, हमारे कस्टमर की नीड क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस, मार्केटिंग रिसर्च, जो कुछ इन्होंने कहा ना कि मैंने पढ़ा नहीं है, इन्होंने ग्राउंड पर डायरेक्टली स्टडी किया। तुम लोग क्लासरूम में स्टडी कर रहे हो मार्केटिंग रिसर्च, कंज्यूमर बिहेवियर, हाँ, कस्टमाइजेशन, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, तुम लोग सब पढ़ रहे हो। और इन्होंने वो सारा कुछ जो है ग्राउंड पर जा करके ऑन स्ट्रीट इन्होंने पढ़ा। अब बात ये आती है कि तुम्हारा जो पढ़ा हुआ है वो अभी कार्य का है, और जो अनुभव से हासिल किया जाता है वो अभी कार्य का है। और मैं प्रेरणा के रूप में ही जिनके हिम्मत और साहस को देखता हूँ, और जो हमेशा बड़ा सोचने को लेकर के हिम्मत कर पाते हैं, जो हमेशा कुछ जीवन में बड़ा कर पाते हैं, और जितना उनके अंदर सामर्थ्य होता है उससे अधिक की योजना बना करके फिर वो उस सामर्थ्य को भी हासिल कर लेते हैं, ऐसे मेरे अग्रज। और मैं बार बार, मैं यहाँ पे यह भी कहना चाहूँगा, मैं बार बार रमेश अंकल को एक उद्यमी के रूप में आपसे परिचित करा रहा था, लेकिन मेरे लिए ये अभिभावक हैं, चूँकि मेरे स्कूल का दोस्त और मेरा इनका बड़ा बेटा संचित अग्रवाल। संचित आपके बीच में पहले भी आ चुके हैं, उद्यमिता के कार्यक्रम में ही संचित आए थे। तो मेरे लिए अभिभावक है रमेश अंकल, और मेरे लिए अभिभावक हैं मेरे बड़े भाई राजकुमार सुल्तानिया जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए श्री राजकुमार सुल्तानिया जी का, जिन्होंने बहुत छोटी शुरुआत करी, और जो तुम लोग 50 पैसे की माचिस की डिब्बी, माचिस खरीदा है लोगों ने, तुम लोगों ने, तो वो माचिस को साउथ से ला करके, दक्षिण से ला करके पूरे बिहार में उसको नेटवर्क बना करके उसको पहुंचाना, और फिर बिहार में ही अलग अलग विभिन्न प्रोडक्ट्स, और अब तो वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाने वाले हैं जो प्लांट्स लगा रहे हैं, जिसका ये पूर्ण रूप से 100% सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे। तो और जब इन्होंने बताया मुझे कि मैं 800 से अधिक एम्प्लॉयज़ के साथ 1 करोड़ से ऊपर की तनख्वाह प्रति माह देता हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे बिहार में ऐसे अनेकानेक एंटरप्रेन्योर चाहिए जो करोड़ों रुपए का सैलरी दें और बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ हो। देखो, आज तुम लोग का स्टार्टअप की दुनिया में प्रवेश था, इन लोगों ने पहले प्रवेश किया था, और ये लोग एक मुकाम हासिल कर लिए हैं, रुके नहीं हैं। अभी बहुत लंबा यात्रा और बहुत कुछ बिहार को मिलेगा, और बिहार को स्टार्टअप वाले, और बिहार को इंडस्ट्री वाले, एंटरप्राइज वाले। और हम गांव की बात, तुम लोग सब में गांव से कौन कौन लोग हैं, छोटे शहरों से कौन कौन लोग हैं? बेटा, अगर तुम गांव में जाओ और बोलो फैक्ट्री लगाएंगे, सब लोग खुश होंगे, कुछ लोग हो सकता है खुश नहीं होंगे, और लोग कई बार अड़चन लगाएंगे, बाधा लगाएंगे, और कोई बोलेगा क्या हुआ बबुआ, कोनो नौकरी वोकरी ना मिला कि अपना फैक्ट्री का सोच रहे हो? जबकि होना ये चाहिए कि लोग अपना खुद का डिसीजन ले कि मुझे नौकरी नहीं करना है, मुझे अपना बिजनेस करना है, अपना स्टार्टअप करना है। ये एक कॉन्सेप्ट जो है तुम लोग आज अपने मन में रख सकते हो, और इसी के लिए तुम्हारे बीच हम दो एक अच्छे ब्राइटेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे मिले बिहार में, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था, जिनका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और मुझे लगता है हमारे सोसाइटी में, हमारे स्टेट में एंटरप्रेन्योर्स को किसी फिल्म स्टार और किसी उस फिल्म स्टार का सोसाइटी को बनाने में उतना बड़ा योगदान नहीं है, उस पॉलिटिशियन का बहुत बड़ा योगदान नहीं है, उस अधिकारी का बहुत बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स का योगदान है। अगर बिहार से सारे एंटरप्रेन्योर्स को हटा दीजिए, सारे फैक्ट्री को हटा दीजिए, तो बिहार में कुछ क्या बचेगा? और तुम लोग इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप चूज नहीं करते हो, तुमको सिर्फ पैसा जीवन में नहीं चाहिए, तुमको क्या चाहिए? तुमको चाहिए रिस्पेक्ट, और वो रिस्पेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप को मिलना सोसाइटी में। ये यूरोपियन देशों में होता है, अमेरिका में होता है, भारत में अगर आप मुंबई में जाएंगे तो मुंबई में सबसे ज़्यादा सम्मान से किसको बुलाया जाएगा? इंडस्ट्रियलिस्ट को, एंटरप्रेन्योर को। और हम लोग बिहार में कहते हैं कि जो आईएएस का सम्मान करता हूं मैं, लेकिन आईएएस को जो टैक्स मिलती है उस टैक्स का पैसा एंटरप्रेन्योर भरता है, यस और नो?
समझ रहे बात को? आप लोग टैक्स भरते हैं, आप जीएसटी भरते हैं, आप एक मोबाइल फोन खरीदते हैं, उस मोबाइल फोन में आप 4,000 रुपये जीएसटी भरते हैं, यस और नो? तो उस आईएएस को टैक्स सैलरी मिलती है, लेकिन एंटरप्रेन्योर खून पसीना बहाता है और सरकार को टैक्स भरता है, सैलरी देता है। इसलिए मैं कहता हूं हमारे सोसाइटी में एंटरप्रेन्योर का दर्जा, उद्यमी का दर्जा, जो रिस्क लेता है, अपना सब कुछ लगा देता है कि मेरा कारोबार चले, मेरे कारोबार के साथ मेरे जो लोग रोजगार कर रहे हैं उनका रोजगार चले और सोसाइटी चले, देश की अर्थव्यवस्था चले, उसका सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। तो आज का ये जो होली मेला है, ये एंटरप्रेन्योरशिप को हम समर्पित करते हैं। एक बार जोरदार तालियां।